हेलो, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब मेरे चैनल राम बायो क्लासेस पे जुड़े। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सादर अभिनंदन करता हूँ जो आप मेरे इस चैनल पर जुड़े। आज सबको मैं बता देना चाहता हूँ, मेरा चैनल का नाम राम बायो क्लासेस है। आप सब जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ भी हैं। आप जानते हैं कि मैं आप सबको पढ़ाता हूँ आपका 12th बायोलॉजी। इस समय मेरा सबसे पहला चैप्टर आप लोगों को चल रहा है पुष्पीय पादपों में लैंगिक चयन, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। उसमें मैंने कुछ टॉपिक्स पढ़ा चुके हैं जो कि आपको मेरे चैनल राम बायो क्लासेस में मिल जाएंगे, ठीक है। और आपको सारी नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल राम बायो क्लासेस में मिल जाएंगे, ठीक है। देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि जानते हैं जहाँ पे मेरे टेलीग्राम्स पे चैनल पे अपना कुछ नोट्स भी भेजे हैं, और जानते हैं वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी हैं जिसे आपको सॉल्व करना होगा। उसे आप सॉल्व कीजिए, क्योंकि आपको उससे कुछ जो आपकी नीट है, जिस चीज़ की आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे उसमें आपकी हेल्प होगी। ओके, थैंक यू। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। आज मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ मादा युग्मकोद्भिद अथवा भ्रूण कोश का विकास। क्या पढ़ाएंगे? मादा युग्मकोद्भिद का अथवा भ्रूण कोश, वही समझ, जैसे लघु बीजाणुधानी यानी कि नर युग्मकोद्भिद का कैसे विकास हुआ। आज इसमें हम क्या पढ़ेंगे? मादा युग्मकोद्भिद में कैसे विकास होता है, ठीक है। इंग्लिश में आपको इसे बता देता हूँ, फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक। ओके, चलिए बता देता है, ठीक है। हमने पढ़ा था, आपने जैसे लघु बीजाणुधानी में आपने जिस जिस तरह के प्रोसेस उसमें हुए हैं, इसमें भी वही प्रोसेस होंगे, इसमें भी वही प्रोसेस होंगे। बस हाँ, इसमें हमें यह ध्यान रखना कि कौन सी कोशिका, कौन से सेल कब कहाँ पे मैच्योर होती है और कैसे इसका निर्माण होता है। ओके, चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप ध्यान दे लीजिए कि क्या होता है मादा युग्म, यानी कि मादा युग्मकोद्भिद में विकास कहने का मतलब है वह एक सेल से लेकर के पूरा मैच्योर होकर यहाँ तक की बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? यहाँ तक की प्रक्रिया को हम भ्रूण कोश का निर्विकास या निर्माण कहते हैं। ये क्या बना है आपका? ये एक भ्रूण कोश बना है, ठीक है। अभी यहाँ पे ना तो फर्टिलाइजेशन हो रहा है ना तो कुछ हो रहा है, सिर्फ मैं आपको कैसे बता रहा हूँ कैसे कैसे होंगे। मैंने सारे जितने भी टॉपिक थे आपके उसमें बुक्स में, मैंने सारे टॉपिक्स लिए जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो मेरे चैनल पे। ओके, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब कोई चीज़ जब भ्रूण कोश बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाए और जब वह लास्ट में बनकर तैयार हो जाए, वही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? वही हमारी मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश का विकास कहलाती है। ओके, तो चलिए मैं बता देता हूँ, आप सभी को पढ़ लेता हूँ तभी तो बता पाएंगे, ठीक है। लिखा हुआ है, क्रियाशील दीर्घ बीजाणु यानी मादा युग्मकोद्भिद फीमेल गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका होती है, जो आपको क्या दिखाई दी? फंक्शनल मेगास्पोर। यहाँ पे मेरे ख्याल से अभी नहीं लिखा है। जैसे देखिए, जो फंक्शनल, हमेशा याद कर लीजिएगा, जो मादा युग्मकोद्भिद की, क्वेश्चन फंसता है इससे। क्या क्वेश्चन फंसता है? कि मादा युग्मकोद्भिद की सबसे पहली कोशिका कौन सी होती है? तो आप याद रख लीजिए, फंक्शनल मेगा स्पोर। क्या होती है? फंक्शनल मेगा स्पोर होती है, ठीक है। ये हो गई। और ये कैसी होती है? हैप्लॉइड होती हैं। कैसी होती हैं? हैप्लॉइड मतलब जानते हैं आप सब, अगुणित होती हैं, ठीक है। क्रियाशील बीजाणु का आकार बढ़ जाता है और यह एक न्यूक्लियस के अधिकांश भाग को घेर लेता है। देख रहे होंगे आप क्या होता है कि इस समय देखिए, थोड़ा बहुत ये धीरे धीरे कितना न्यूक्लियस के पूरे भाग को धीरे धीरे क्या कर रहा है? घेर रहा होता है। ये यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है? घेर रहा है ना, इतना घेर रहा है। और ये देखिए यहाँ पे क्या बन जाता है? भ्रूण कोश बनने लगता है ये धीरे धीरे, ठीक है। जब ऐसा होता है तो अधिकांश भाग घेर लेता है, जो क्रियाशील गुरु बीजाणु के केंद्रक समसूत्र विभाजन के द्वारा दो केंद्रकी यानी दो न्यूक्लियस बनाते हैं। कितने न्यूक्लियस बनाते हैं? दो न्यूक्लियस बनाते
मैं अभी सब समझाऊंगा, बस अभी समझ लीजिए, पढ़ लेते। ठीक है, चलो मैं पढ़ देता हूँ, बस फिर समझाता हूँ। ठीक है, दो न्यूक्लियस बनाते हैं जो विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको क्या बनाए, ये देखो ये स्ट्रक्चर था इतना बड़ा। ठीक है, उसने क्या बनाया, एक न्यूक्लियस बना जिससे समसूत्री विभाजन हुआ। कौन सा विभाजन हुआ, माइटोसिस हुआ। ठीक है, यानी कि समसूत्री विभाजन हुआ, जिससे क्या हुआ, ये देखिए क्या हो गया, एक यहाँ पे आ गया है और दूसरा यहाँ पे हो गया, दोनों अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। और मैं भी आप सबको बता रहा हूँ कैसे कैसे सेल्स की क्या क्या प्रोसेस होते हैं, जो विपरीत ध्रुवों पे चले जाते हैं और दो केंद्रीय भ्रूण कोश की रचना करते हैं। यानी कि सिर्फ दो न्यूक्लियस, ये देखिए यहाँ पे दो न्यूक्लियस हैं, तो यहाँ पे दो न्यूक्लियस का बना भ्रूण की क्या कर देते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक है, फिर दो अन्य क्रमिक समसूत्री केंद्रकीय विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 केंद्रकीय और तत्पश्चात 8 केंद्रकीय भ्रूण कोश की रचना करते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा, पहले मैंने क्या बताया कि दो अन्य क्रमिक समसूत्री, यानी कि दो बार जब और वो डिवीज़न होता है, समसूत्री विभाजन होता है, तो उससे कितने बन जाते हैं, 1 2 3 4, 4 तो बन जाते हैं, लेकिन फिर उसी के बाद कितने नंबर का कितने न्यूक्लियस बनाते हैं, 8। कितने बनाते हैं, 8 तथा तत्पश्चात 8 केंद्रकीय भ्रूण कोश की संरचना करते हैं। दिख रहा है आपको ये कितने भ्रूण हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 न्यूक्लियस हैं, 8 केंद्रक हैं, तो इसका निर्माण करता है, संरचना करते हैं। 8 केंद्रीय चरण के पश्चात कोशिका भित्ति की नींव पड़ती है। क्या पड़ती है, कोशिका की जो भित्तियाँ होती हैं उनकी क्या पड़ने लगती, धीरे धीरे नींव पड़ने लगती है। फिर जो विशिष्ट मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश के संगठन का रूप लेती है, किसका लेती है, भ्रूण कोश का रूप ले लेती है। यहाँ पे देखो ये बन गया ना, ये देखो यहाँ से पूरा बन गया ना, सिनर्जिड्स बन गई और ये एक सेल बन गया, इधर पोलर न्यूक्लियाई बन गया, इधर इंटरपोडल सेल्स बन गई। ठीक है, तैयार हो चुका है। 8 में से 6 केंद्रक भित्ति कोशिका से घिरी रहती हैं। कितनी कोशिका, 6 कोशिका किससे घिरी होती हैं, भित्ति के कोशिका से घिरी होती हैं। याद रखिएगा, जहाँ अगर आपसे कभी पूछा जाए तो कभी पूछा जाता है कि जो 8 सेल्स, जो 8 केंद्रक होते हैं, वो किन कोशिकाओं से घिरे होते हैं, किन कोशिकाओं से घिरे होते हैं, तो आपको बताना है कि वह भित्ति कोशिकाओं से घिरी हुई होती हैं। किससे घिरी होती हैं, और कितनी नंबर, 6 कोशिकाएं भित्ति कोशिका से घिरी हुई होती, यानी 6 केंद्रक भित्ति कोशिकाओं से घिरा हुआ होता है और कोशिकाओं में संयोजित रहते हैं। शेष बचे 2 केंद्रक ध्रुवीय केंद्रक कहलाते हैं। ये देखो ये 3, ये हो गए 1 2 3 4 5 6, ये 6 तो क्या होते हैं, किससे घिरे हुए होते हैं, ये भित्ति कोशिका से घिरे होते हैं। और जो ये 2 न्यूक्लियस बचते हैं, इन्हें हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, यानी कि ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। ओके, ये हो गया। फिर जो अंड उपकरण के नीचे बड़ी केंद्रीय कोशिका में उपस्थित होते हैं, इसी बीच में बीजाणु का केंद्रक विभाजित होकर 2 संतति केंद्रक यानी डॉटर न्यूक्लियाई बनाता है। क्या बनाता है, डॉटर न्यूक्लियाई बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या होता है, मिलकर के एक डॉटर न्यूक्लियाई बना रहा है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं। तो डॉटर न्यूक्लियाई बना रहा है। ठीक है, दोनों मिल रहे हैं ना, मिल करके 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनाता है। दोनों केंद्रक दोनों ध्रुवों यानी कि पोल्स की ओर बढ़ते हैं। इनमें से एक केंद्रक बीजाणुदार माइक्रोपाइल की ओर तथा दूसरा केंद्रक चैलाज़ा की ओर से पहुंच जाता है। ये दोनों संतति केंद्रक पुनः एक विभाजन द्वारा 4 संतति केंद्रक बना लेते हैं और इस प्रकार प्रत्येक पोल पर 2 केंद्रक हो जाते हैं। इसके पश्चात केंद्रकों में पुनः तीसरा विभाजन होता है, जिससे 8 केंद्रक यानी कि ऑक्टेंट न्यूक्लियस बन जाते हैं। इनमें से 4 केंद्रक बीजांड द्वार की ओर अतः 4 केंद्रक चैलाज़ा पॉइंट की ओर हो जाते हैं।
किधर किधर, 4 किधर हो जाते हैं, निभाग की ओर। निभाग जानते हैं, चलाज़ा जानते हैं ना, कल मैंने बताया था बीजांड द्वार की संरचना, बीजांड के स्ट्रक्चर में। ठीक है, 4 इधर चले जाते हैं और 4 इधर चले जाते हैं। जब चले जाते हैं तो फिर क्या होता है, अब एक केंद्रक बीजांड की ओर से तथा एक केंद्रक निभाग की ओर से, फिर एक केंद्रक यहाँ से निकलता है और एक केंद्रक यहाँ से निकलता है। इनमें केंद्रक की ओर बढ़ते हैं, इन्हें ध्रुवीय केंद्रक यानी कि पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। दोनों ध्रुवीय केंद्रक भ्रूण कोश के मध्य में आकर एक दूसरे से मिलकर क्या बनाते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस यानी डिफिनेटिव न्यूक्लियस बनाते हैं। दिख रहा है ना यहाँ पे क्या बना रहे हैं, एक मिल जा रहे हैं, जैसे डॉटर कॉलोनी मैंने बताया, उसी तरह क्या बनाते हैं, एक सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बना लेते हैं। ठीक है, सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, बीजांड द्वार की ओर बचे 3 केंद्रकों के बीच भित्ति निर्माण हो जाने से अंड यानी कि अंड उपकरण यानी एक अपैरेटस बन जाता है। यहाँ पे देख रहे होंगे, आपको कहीं दिख रहा होगा, इधर क्या बन रहे हैं, इधर एक अपैरेटस बन रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 ये कोशिकाएं बची, 3 ये, इधर भी 3 बची, इधर भी 3 बची। ठीक है, और 2 इधर बच गए, तो इसमें से क्या बनने लगा, एक अपैरेटस यानी कि उपकरण, अंड उपकरण बनने लगे। इस एक ऑपरेटर्स के मध्य में बड़ी एक कोशिका होती है जिसे हम क्या कहते हैं, अंड कोशिका कहते हैं, यानी कि फीमेल गैमीट कहते हैं। क्या कहते हैं, अंड कोशिका या तो एग सेल, उसे हम फीमेल गैमीट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फीमेल गैमीट। ठीक, इसे हम ये भी कहते हैं, जिसका निर्माण होता तथा दोनों ओर 2 सहायक कोशिकाएं यानी सिनर्जिड सेल दिख रही होंगी आपको। ये देखिए सिनर्जिड सेल क्या होती हैं, इनके आसपास में लगी होती है, मैंने स्ट्रक्चर में आपको बताया था बीजांड के स्ट्रक्चर में। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर सिनर्जिड सहायक कोशिकाओं में पार्श्व हुक यानी लेटरल हुक्स एवं फिलीफॉर्म उपकरण पाया जाता है। अंड कोशिका तथा सहायक कोशिकाओं के सम्मिलित रूप से अंड उपकरण कहते हैं। सहायक कोशिका निषेचन के समय पराग नालिका पथ प्रदर्शन करती है। जब फर्टिलाइजेशन होगा, जो ये 2 सेल होती हैं जिन्हें हम सिनर्जिड सेल यानी सहायक कोशिका कहते हैं, क्या करती हैं, पराग नलिका का पथ निर्देश, मतलब उसे आदेश बताते हैं कि आपको इस रास्ते पे जाना है। ठीक, फिर ये हो जाता है। इसी प्रकार निभाग की ओर के 3 केंद्रक तथा प्रतिमुख बना लेते हैं। इसी प्रतिमुख कोशिकाओं को कोई निश्चय कार्य नहीं होता है। जो प्रतिमुख कोशिका होती है, एंटीपोडल सेल्स होती हैं, इनका कोई काम नहीं होता है। ठीक है, फिर विकसित होता हुआ भ्रूणकोश यानी एम्ब्रियोसैक न्यूक्लियस पर पोषण के लिए निर्भर करता है। जो न्यूक्लियस है, जो बीजांड काय होता है, वह क्या करता है, इनके पोषण के लिए निर्भर होता है। इस प्रकार जब भ्रूणकोश एक गुरु बीजाणु से विकसित होता है, इसे एक बीजाणु यानी माइक्रोस्कोपिक कहा जाता है। इसी प्रकार आवर्तबीजीय भ्रूणकोश परिपक्व अवस्था में 8 न्यूक्लियकृत तथा 7 कोशिकीय होता है। समझ गए कैसे हुआ, मैंने पढ़ के बताया है, मैं फिर से बता देता हूँ बस एक बार स्ट्रक्चर में। बस ऐसे क्या होता है कि सबसे पहले जब भ्रूणकोश का निर्माण होना होता है तो उसमें एक क्या बनता है, एक कोशिका आती है जिसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी आर्किस्पोरल सेल कहते हैं। फिर जब बी वाले स्ट्रक्चर में हम चलते हैं तो बी वाले स्ट्रक्चर में 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं। कितने, 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं, तो इसे हम प्राइमरी पेरिटल सेल भी कहते हैं। ठीक है, जब प्राइमरी पेरिटल सेल कहते हैं, वो क्या करती है, धीरे धीरे अपने आकार को क्या करती है, बढ़ाती रहती हैं, अपने क्या करती हैं, डिवीज़न के माध्यम से बढ़ती रहती हैं। फिर उसमें से क्या बन जाती हैं, 4, फिर मेगा स्पोर मदर सेल बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं, मदर सेल बन जाती हैं। कितनी, 4। ठीक है, अब पूछा जाता है किस स्टेज में किस नंबर पे मेगा स्पोर मदर सेल बन जाती, तो आपको बताना होगा C। ओके, फिर क्या होता है, ये तो अभी सिर्फ ऐसे ही बन गए इधर उधर करके, लेकिन फिर लाइनिंग में लेटरल ऑफ मेगा स्पोर बन जाते हैं। ठीक, फिर एक क्या होता है, अधिकांश भाग क्या करता है, एक भ्रूण का आकार ले लेता है। देख रहे होंगे आप, ये क्या कर रहा है, भ्रूण का आकार ले रहा है, जिसे हम फंक्शनल मेगा स्पोर कहते हैं। ठीक है, फंक्शनल मेगा स्पोर कहते हैं। फिर क्या होता है, जो आपके बीच में दिख रहा है ये वाला,
ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है आगे चल करके एक भ्रूण कोश यानी एम्ब्रियो सेक का निर्माण करता है, जिसमें जो सेल होती है वह डिवीज़न के माध्यम से एक इधर चली जाती है और एक इधर चली जाती है। जब वो उधर चली जाती है तो फिर उसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस डिवीज़न होता है, जिससे कि दो क्या बनाती हैं, जिससे कि दो दो करके फिर 4 न्यूक्लियस बनते हैं, फिर 4 से फिर धीरे धीरे 3 न्यूक्लियस बन जाते हैं, फिर यह एक भ्रूण कोश का बहुत अच्छा रूप ले लेता है। अभी आपको मैंने क्या बताया था कि इनका किससे घिरी होती हैं, भित्तीय कोशिका से घिरी हुई होती हैं, जिससे इसमें 8 से 6 कितनी कोशिकाएं इसमें घिरी होती हैं, भित्तीय कोशिकाओं से घिरी होती हैं। ये फिर हो गया। और इसी तरह जो 4 कोशिकाएं हैं डिवीज़न के माध्यम से बढ़ करके कितनी बन जाती हैं, 8 बन जाती हैं, और फिर धीरे से फिर जाकर चेंज होती हैं किसमें, सिनर्जिड सेल में चेंज होती हैं, फिर मेंटिपोडल सेल्स बनती हैं। और जो ये दो आपको ये क्या दिख रहा है, पोलर न्यूक्लियाई दिखता है, ये आपस में जुड़ करके क्या बनाता है, एक सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाता है। जब सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेता है तो फिर वह क्या करता है, ये सब सारी प्रक्रिया हो जाने के बाद जो एग सेल बचता है वो क्या करता है, एक उसे हम फीमेल गैमेट कहते हैं। जैसे आपने पॉलिन ग्रेन को क्या कहा था, मेल गैमेट कहा था, उसी तरह इसे भी फीमेल गैमेट कहते हैं। ठीक है, फिर आगे चल करके क्या होता है, एक बहुत ही परिपक्व भ्रूण कोश का निर्माण हो जाता है, जिसमें क्या होता है, पोलर न्यूक्लियाई होती हैं। और दो सहायक कोशिकाओं का काम क्या होता है, जो पराग नलिका होती है उसके जो न्यूक्लियस आते हैं उधर से उन्हें सही दिशा दिखाना होता है। ठीक, और जो एंटीपेडल सेल्स होती हैं उनका तो निश्चित रूप से कोई काम ही नहीं है, वो सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, धरी की धरी रह जाती हैं। और आपको मुझे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि यही हमारा क्या कहलाता है, भ्रूण कोश का विकास कहलाता है। ओके, इतना समझ में आया होगा आपको। ठीक है, ये हुआ। और एक पॉइंट मुझे क्या समझाना था कि गुरु बीजाणु जनन महाबीजाणु जनन कैसे होता है, तो उसे मैं ऐसे बस पढ़ के बता देता हूँ। गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से, यानी कि कौन कोशिका से, मेगा स्पोर मदर सेल से। ठीक है, मेगा स्पोर मदर सेल से क्या बनती हैं, एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से गुरु बीजाणु की रचना के प्रक्रम को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। बीजांड प्रायः एक अकेले गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से बीजांड काय के बीजांड द्वारी क्षेत्र में विलग होते हैं, यानी अलग होते हैं। यह एक बड़ी कोशिका है जो संघन जीव द्रव्य से समाहित एक सुस्पष्ट केंद्र युक्त होती है। गुरु बीजाणु यानी कि मेगास्पोर मदर सेल से अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस डिवीजन के बाद गुरु बीजाणु यानी महाबीजाणुओं मेगास्पोर के बनने की क्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। गुरु बीजाणु यानी मेगास्पोरोजेनेसिस के समय जो न्यूक्लियोलस होता है कि एक अंतःस्तरीय कोशिका यानी हाइपोडर्मल सेल होती है, वह आकार में बड़ी होकर अन्य कोशिकाओं से भिन्न हो जाती हैं। इसे प्राथमिक प्रापशु यानी कि प्राइमरी आर्किस्पोरल कहते हैं, यानी कि प्राथमिक प्रापशु कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइमरी आर्किस्पोरल सेल्स कहते हैं। ये समझ गए आप? ओके, थैंक यू। अभी फ़िलहाल मैं कुछ और टॉपिक इसी में लेता हूँ। ठीक है, बंद करो।